हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप तक जो है वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। रही बात इसके पीडीएफ की तो उसको आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। अगर हम लोग बात करें आज के जो हमारा पहला प्रश्न है इसकी अगर बात करें तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी और लखनऊ उपयुक्त में उत्तर प्रदेश की जनघनत्व में घटते हुए जिलों का क्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जल्दी से इनके जो है जन घनत्व के घटते हुए क्रम में इनको क्रमबद्ध कीजिए। इनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आएगा आपका दूसरा वाराणसी। वाराणसी के बाद आएगा तीसरी पोजीशन पर आपका लखनऊ। लखनऊ के बाद चौथी पोजीशन पर कानपुर नगर। तो इसके आधार पर आप लोग मैच करा लीजिए कौन सा आंसर होगा। आई होप ऑप्शन इसका ये सही जवाब होगा। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है हमारे पास। कथन पहला है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो यह कथन तो सही है। इसके बाद अगर बात करें, पृथ्वी पर 180 देशांतर के समय को 12 घंटे कहा जाता है। 12 घंटे नहीं कहा जाता है, 180 देशांतर के समय को 0 हावर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन बी गलत हो जाता है। इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका विकल्प उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसके आधार पर जो पहला कथन है ये सत्य हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के अंतर संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, कौन से कथन असत्य हैं इनकी हम लोगों को पहचान करना है। हमारे पास कथन दिए गए हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सूर्य और सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है उसको उपसौर नहीं कहा जाता है, उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। इसके आधार पर कौन सा कथन असत्य हो जाता है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगर कथन दूसरे की बात की जाए, अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को पाई जाती है, तो यह कथन तो सत्य है। लेकिन जो आपका असत्य कथन है ये ऑप्शन ए है। तो यानी कि इसका जो सही जवाब बन जाएगा केवल एक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक चट्टान अम्लीय गुण धारण नहीं करती है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है पिस्टोन, ऑप्शन सी है रायोलाइट, ऑप्शन डी है बेसाल्ट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक चट्टान अम्लीय गुण धारण नहीं करती है। अगर बात की जाए अम्लीय गुण धारण नहीं करने वाली चट्टान की, अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो है आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट एक क्षारीय गुणधर्म वाली भूगर्भिक चट्टान है। ठीक है, बाकी जो आपकी ग्रेनाइट, पिस्टोन और रायोलाइट है ये सब की सब आपकी जो है ये सब अम्लीय चट्टानें हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यसे सम्मिलित है। फ्रांस स्पेन की सीमा पर अल्प्स पर्वत, फ्रांस इटली की सीमा पर पिरेनीज पर्वत, फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत। विकल्प हैं आपके पास 1, 2 या फिर 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित है इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसकी अगर बात की जाए तो आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा यह से सम्मिलित है, तो इसके आधार पर जो ऑप्शन सी है यानी कि फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है। ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो है जूरा पर्वत स्थित है। अगर हम लोग बात करें फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है ये आपका पिरेनीज पर्वत स्थित है। ठीक है, और फ्रांस और इटली की सीमा पर अगर बात की जाए तो ये आल्प्स पर्वत स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, कील नहर का निर्माण किन सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया गया था। कील नहर का निर्माण किया गया था 2 सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। वह सागरीय क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी, ऑप्शन बी है रीगा की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो कील नहर का निर्माण है यह किन 2 सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया गया था। अगर बात की जाए कील नहर के निर्माण की तो यह जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, एटलस पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में नहीं है।
मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया या फिर ट्यूनीसिया। एटलस पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस देश में नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हम लोग बात करें एटलस की पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में 3 देशों किस किस में, मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीसिया में पाया जाता है। लेकिन जो आपका जो है लीबिया है उसमें इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, इन तीनों में इसका जो है विस्तार पाया जाता है और जो आपकी लीबिया है इस देश में इसका विस्तार नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भूमध्य सागरीय किसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, इस कृषि क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जबकि शीत ऋतु में शुष्क होती है। रसदार फलों की बगानी कृषि इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कैलिफोर्निया क्षेत्र के प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास विकल्प है दो दूसरा कथन असत्य है, पहला कथन असत्य है या फिर तीसरा कथन असत्य है या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन को फाइंड आउट करना है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसमें से जो कथन असत्य है वो केवल और केवल एक कथन असत्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित कौन सी राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? दक्षिण महाद्वीप में स्थित कौन सी राजधानी भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है लापाज, असुनसियन, मोंटेविडियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर बात की जाए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो आपकी इक्वाडोर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है आपका, इसकी राजधानी क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। ये आपका जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इसमें से कोई नहीं है इसका जवाब, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र या देश स्थानांतरित किसी, हुमा, इंडोनेशिया, मसूल, कांगो, लोमन, पश्चिम अफ्रीका या फिर रोका, ब्राजील। तो जल्दी से इनको जो है सुमेलित करके बताइएगा कि इनसे जो है कौन सा देश में कौन सी स्थानांतरित किसी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हुमा की, हुमा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हुमा की तो यह सही सुमेलित है। हुमा आपका हो जाता है इंडोनेशिया से संबंधित, मसूल कांगो से संबंधित और लोमन जो है पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है और रोका ब्राजील से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग, सड़क मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। तो कौन सा रेल मार्ग, सड़क जो या रेल मार्ग या सड़क मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा जो है रेल मार्ग या सड़क मार्ग स्थित है? इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपका सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह शहर सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। अगर बात की जाए यहाँ पर ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग की, तो ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग यूरोप में स्थित ली हार्वे तथा पेरिस शहर को इस्तांबुल शहर से जोड़ता है। अगर बात की जाए ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की, तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का रेलगाड़ी बाल पराइजो यानी कि चिलू को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। ठीक है, स्टुअर्ट की अगर बात की जाए, स्टुअर्ट महामार्ग की, तो स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिरुडुम नगर को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में उड़न दत्ता नगर से जोड़ता है। ठीक है, इन सब पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदरगाह और नदियों को सुमेलित कर, जो इनमें से सुमेलित नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। आपके पास ऑप्शन ए है ड्रेसडेन एल्ब, नदी से संबंधित नहीं है। न्यू ऑरलियंस, मिसिसिपी, वैंकूवर, कोटावा, क्वांगजो, कैंटन, सुमेलित नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। इसकी अगर बात की जाए तो वो सुमेलित नहीं है, आपकी वैंकूवर ओटावा से सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो वैंकूवर
बंदरगाह है वो ओटावा नदी पर नहीं स्थित है। इसकी अगर बात की जाए आपकी वैंकूवर की, वैंकूवर जो है आपकी फ्रेजर नदी पर स्थित है, ठीक है, फ्रेजर नदी पर स्थित है। और अगर बात की जाए यहाँ पर ओटावा की, और अगर बात की जाए यहाँ पर आपका जो ओटावा है, और अगर बात की जाए आपके जो ओटावा नदी है, इसके संगम पर ओटावा नदी और सेंट लॉरेंस, ओटावा नदी और सेंट लॉरेंस के संगम पर आपका जो मॉन्ट्रियल, कौन सा बंदरगाह, मॉन्ट्रियल बंदरगाह स्थित है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत की भूगर्भिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्री कैम्बियन युग में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी है टर्शियरी क्रम की ओलिगोसीन और इयोसीन संरचना में पेट्रोलियम भंडार मिलते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास दिल्ली क्रम की शैल है, बिंद क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय भारत में दरारों और भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। भारत की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। तो अगर सत्य कथन नहीं है, इसकी पहचान अगर हम लोगों को करना है तो इसकी अगर हम लोग बात करें, प्री कैम्बियन युग में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, यह कथन सत्य है। टर्शरी क्रम की ओलिगोसीन और इयोसीन संरचना में पेट्रोलियम भंडार मिलते हैं, यह भी कथन सत्य है। इसके बाद अगर दिल्ली क्रम की शैल विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, यह कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन डी भी अगर हम लोग बात करें, प्रायद्वीपीय भारत में दरारों और भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, यह भी कथन सत्य है। इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली क्रम की शैलें जो है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? विंध्याचल से नहीं, कुडप्पा चट्टानों से जो है ये निर्मित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य और महान हिमालय के मध्य स्थित है। मध्य और महान हिमालय के मध्य स्थित जो घाटी है वो कौन सी घाटी है? कांगड़ा, कुल्लू, काठमांडू या उपयुक्त सभी? तो अगर हम लोग बात करें मध्य और महान हिमालय के मध्य जो घाटियां स्थित हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर के बाद काठमांडू, काठमांडू के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद कांगड़ा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सम्मिलित है? पहला, मूर्खा घाटी लद्दाख से सम्मिलित है। पार्वती घाटी उत्तराखंड में, जुकू घाटी नागालैंड में, युथांग सिक्किम में। विकल्प हैं आपके पास 1, 2 और 3 सम्मिलित हैं, 2, 3 और 4 सम्मिलित हैं, 1, 3 और 4 सम्मिलित हैं, या फिर उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए आपकी जो घाटी और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, इनकी अगर बात की जाए तो मूर्खा घाटी लद्दाख में स्थित है, और जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है, और युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, यानी कि ये 1, 3 और 4 सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगर हम लोग बात करें पार्वती घाटी की, तो जो पार्वती घाटी है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल कृष्ण गंगा किसकी सहायक नदी है? जो हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल है कृष्ण गंगा नाम से नदी, यह किसकी सहायक नदी है? झेलम की, रावी की, ब्यास की, या फिर सतलज की? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हम लोग बात करें कृष्ण गंगा नदी, तो यह जो है झेलम नदी की सहायक नदी है, जो कि जोजिला दर्रे के समीप से निकलकर पाकिस्तान सीमा के पास झेलम में मिल जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, या कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथनों को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 100 या 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आई होप हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से आंसर बता सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि इसके आधार पर ऑप्शन ये ही इसका
सत्य कथन हो जाता है। लेकिन हम लोग सत्य कथनों को भी एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न है वो आगामी इसी प्रकार से बन सकते हैं। तो आइए हम लोग सत्य कथनों को इनमें से पढ़ते हैं। मैदानी भागों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण घास के प्राकृतिक मैदान विलुप्त हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पठारी भागों में शुष्क क्षेत्रों में अभी ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? 2016 में, 2012 में, 2009 में या 2010 में? भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिएगा। अगर बात की जाए भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की, तो जो यह 2016 में तैयार की गई थी। कब? 1 जून, पूरी डेट याद रख सकते हैं, 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कोयला क्षेत्र और राज्य से संबंधित, तो इनमें से कौन से सही, इनको हम लोगों को सम्मिलित करना है। तो इसकी अगर बात की जाए तो आपका जो उमरसार है, यह जो है गुजरात से, उमरसार आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आपका जो नागचिक नाम है, नागचिक नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका बरकला है, बरकला की अगर बात की जाए तो ये आपका केरल में। और आपका जलिप्पा है, ये आपका राजस्थान में। तो इसके आधार पर जो इसका सही जवाब बन जाता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो बनेगा 1 का 4 और बी का 3, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रसिद्ध पातालनामा, जो प्रसिद्ध पालाताना गैस विद्युत परियोजना है, इसे पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित की गई है। ये इसको जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किया गया है? प्रसिद्ध जो आपकी पालाताना गैस परियोजना है, पालाताना गैस परियोजना है, यह किस राज्य में स्थापित की गई है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें पालाताना गैस विद्युत परियोजना की, तो इसको जो है स्थापित किया गया है त्रिपुरा राज्य में। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। इसके आधार पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी अगर बात की जाए तो इसे 2013 में स्थापित किया गया था। ठीक है। पालाताना विद्युत गैस परियोजना को त्रिपुरा में 2013 में स्थापित किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 में, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2002 में, या फिर सागरमाला परियोजना 2015 में। कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसकी अगर बात की जाए तो वो है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात की जाए तो इसे 2000 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ये 2000, ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, वर्ष 2020 में प्रवासियों की संख्या 87 मिलियन यूरोप में थी। भारत के प्रवासियों की संख्या विश्व से सर्वाधिक है। भारत के 50 मिलियन लोग अन्य देशों में प्रवासरत हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 और 3, 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसकी अगर बात की जाए तो जो है वर्ष 2020 में प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या 87 मिलियन यूरोप में थी। ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के संबंध में बात की जा रही है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत के प्रवासियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 1 और 2 केवल यहाँ पर कथन सत्य है। तो इसके आधार पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पुनः पेरिस जलवायु समझौता व विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ने का निर्णय लिया है? यूएसए, यूएई, यूएसएसआर, एशियन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो है हाल ही में पुनः पेरिस जलवायु समझौता व विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ने का जो निर्णय लिया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका यूएसए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, नवंबर 2020 में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे
हांगकांग, पेरिस, ज्यूरिख, सिंगापुर, शिकागो। कूट है आपके पास 1 और 4, 4 और 5, 1 3, 1 2 3 या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है 2020 में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर रहे, इनकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपके हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, सुमेलित नहीं है मेजबान और G20 शिखर सम्मेलन पर इसमें कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं है? सऊदी अरब ने कब इसकी मेजबानी की है? इसकी अगर बात की जाए, सऊदी अरब ने जो है आपका 2020 में इसकी मेजबानी की है। इटली 2021 में मेजबानी करेगा। अगर हम लोग बात करें ब्राजील की, तो ये ब्राजील 2022 में ये इसकी मेजबानी नहीं करेगा। इसके आधार पर ये कथन ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, 2022 की अगर बात की जाए तो G20 की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। 2022 में जो है इंडोनेशिया करेगा, जबकि 2021 में होने वाले शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी जो है ब्राजील ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी की तरफ हम लोग पहुंचे ही नहीं। ठीक है, भारत 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी करेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज में शामिल नहीं है? जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत। आपके पास ऊँट हैं 1 और 3, 2 और 5, 3 और 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 आइज में शामिल नहीं देश है, इसकी बात की गई है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जो 5 आइज में शामिल नहीं है वो जापान और जो है फ्रांस, ये 5 आइज में शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। 5 आइज एक खुफिया संगठन है या गठबंधन है जिसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड कुल 5 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से 5 संस्थापक सदस्य हैं? अक्टूबर 2020 में भारत को इस गठबंधन में शामिल किया गया था। अक्टूबर 2020 में भारत को इस गठबंधन में जो है शामिल किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, फरवरी 2021 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूरो, जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अनुसार वैश्विक स्थिति में भारत की स्थिति क्या रही? 53वें, 27वां या फिर 63वां या फिर 67वां? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसकी अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत की स्थिति रही वो 53वीं स्थिति रही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली महिला फाइटर बनी है अवनी चक्रवर्ती, सरिता जे, भावना कंठ या फिर मिथाली गोयल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? इनकी अगर बात की जाए तो वो है भावना कंठ। प्रश्न से याद आया, आगामी जो 26 जनवरी है कल, इसके आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत पहले से ही बधाइयाँ हो। ठीक है, अपना जो है कर्तव्य और दायित्व अपने प्रति ईमानदारी से निर्वहन करते रहे। बाकी आप लोगों से कल मिला जाएगा। अभी प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? आपदा के अवसर, भारत में युवा भागीदारी, आत्मनिर्भरता, कर सहयोग या फिर आत्मनिर्भर भारत में योगदान? इसकी अगर बात की जाए तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। इस सम्मेलन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 7 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य सहयोग के लिए अनामय योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना भारत के जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना तो दो, एक और दो दोनों। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 139, तो इसका जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, केवल एक।
अगर हम लोग बात करें आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक साथ 7 अप्रैल यानी कि स्वास्थ्य दिवस को 2021 को जनजातीय वर्ष अनामय योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ना कि 7 अप्रैल 2020 को। ठीक है, ये 7 अप्रैल 2021 को स्टार्ट की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही? अप्रैल 2021 में जारी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो रही 142वां। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने के लिए अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने वीरांगना ऑन व्हील सेवा शुरू की है? वीरांगना ऑन व्हील वीरांगना ऑन व्हील सेवा की अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश। इसने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध को जांच करने के लिए अप्रैल 2021 में वीरांगना ऑन व्हील 2 पहिया सेवा प्रारंभ की, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं के घर जाकर इनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गोवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का विरोध हो रहा है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट होने के आसार हैं। साथ ही में निम्न में से किन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान पर भी प्रभावित होने का खतरा है? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं विकल्प, और आपके पास 4 दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान। उनमें से कौन कौन को जो है किस किस को खतरा है? नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मोलेम नेशनल पार्क या फिर तंसा नेशनल पार्क। आपके पास कूट है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर 2 और 4। तो जो आपका यहाँ पर हाल ही में जो गोवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना है इसका हाल ही में विरोध किया जा रहा है। क्या विरोध किया जा रहा है? ठीक है, स्थानीय समूहों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार समिति ने इस परियोजना के शुरू करने पर असहमति व्यक्त कर दी है। समिति ने कहा कि परियोजना शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञात हो रहा कि इस परियोजना के साथ साथ एक राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन और GTPL द्वारा एक बिजली ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाने का योजना का भी विरोध हो रहा है। इस परियोजना में गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके साथ साथ बोलेम जो नेशनल पार्क है इसकी जैव विविधता पर भी संकट आने की जो है संभावना थी। इसके आधार पर इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 2 और 3, भगवान महावीर और मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, अप्रैल 2021 में प्रख्यात शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का निधन हो गया। ये किस घराने से संबंधित थे? शाहजहांपुर घराना, लखनऊ घराना या फिर बनारस घराना या फिर रामपुर घराना? तो जो आपके प्रसिद्ध गायक थे राजन मिश्र, इनका हाल ही में निधन हो गया अप्रैल 2021 में। इनकी अगर बात की जाए तो ये जो है आपके बनारस घराने से संबंधित थे। इनकी अगर बात की जाए राजन मिश्र ये ख्याल शैली के प्रख्यात शास्त्रीय गायक थे। इनका जो संबंध है वो आपका बनारस घराने से था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार मार्च 2021 में मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो अगर बात की जाए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया मार्च 2021 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की विषय वस्तु थी टिफिड टाइबरकुलोसिस, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, एंड टाइम, द क्लॉज इज टिकिंग, गुड एटमॉस्फेयर फॉर एवरीवेयर। प्रतिवर्ष 24 मार्च को जो विश्व क्षय रोग मनाया जाता है, इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या रही? ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से अलग होगी क्योंकि 2022 की थीम आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला इसको आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आंसर में देंगे। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है, जस्टिस S.A. बोबड़े के सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश N.V. रमण भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे CJI के रूप में। इनका क्रम क्या होगा? यानी कि जो N.V. रमण है भारत के मुख्य न्यायाधीश N.V. रमण
इनका कौन सा क्रम था सीजीआई के रूप में। इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका जो क्रम था, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका जो क्रम था वो था 48वां। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में उमंगोट नदी पर बनने वाली पन बिजली परियोजना का विरोध किया जा रहा है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, मेघालय, लद्दाख या फिर नागालैंड। तो अगर हम लोग बात करें उमंगोट नदी पर बनने वाली पन बिजली परियोजना है, ये जो है मेघालय में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 में केला महोत्सव का आयोजन किया। गोरखपुर में, कुशीनगर में, सिद्धार्थनगर में या फिर सहारनपुर में। इसकी अगर बात की जाए तो केला महोत्सव का आयोजन कुशीनगर में किया गया। सम्मिलित नहीं है पुस्तक और उनके लेखकों से कौन सम्मिलित नहीं है। इसकी अगर बात की जाए तो द टाइम ऑफ द पीकॉक की अगर बात की जाए तो यह सिद्धार्थ चौधरी इसके लेखक हैं। ए स्काई फुल ऑफ विकेट लिट्स, ये शोभना कुमार की पुस्तक है। और अगर बात की जाए अंडर ए वाइट स्काई, एलिजाबेथ कार्लवाइट की है। जलियांवाला बाग की अगर बात की जाए तो यह संजय बारू से संबंधित नहीं है। इसकी बात की जाए जलियांवाला बाग पुस्तक की लेखक की, तो ये इनके लेखक हैं कौन? वी एन दत्त और जलियांवाला बाग पुस्तक के लेखक हैं। अगर बात की जाए संजय बारू की, तो इन्होंने द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियाज पावर, एलीट क्लास, कांट एंड द कल्चर रिवॉल्यूशन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है यानी कि 2021 के दिवस और उनसे थीम से सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसकी अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की अगर बात की जाए, जो कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी अगर 2021 की थीम की बात करें, हमेशा के लिए, हर एक के लिए, यह इसकी 2021 की थीम थी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा विद इन 24 घंटे के अंदर। ये सॉल्यूशन के साथ ही इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस का जो है आपको पीडीएफ प्राप्त करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो जल्दी से टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रही बात जो आदर्श नाम से कोई व्यक्ति था जो पीडीएफ के लिए बड़े परेशान थे, जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो वो निश्चिंत रहे, आपकी जो है सूचना हम तक पहुंच गई है। इसको जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का जो एक सराहनीय प्रयास है कि आप लोग अगर जितने जल्दी से जल्दी हम लोग 1K फैमिली हो जाएंगे, तब जाके आप लोगों को, जितने जल्दी आप लोग 1K फैमिली करवाने में सफल होंगे, उतने जल्दी आप लोगों को RO के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप लोग एक 1K हम लोग फैमिली मेंबर हो जाएंगे, उसी दिन आप लोगों का RO का बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी से जल्दी इस हम लोग इस जो है अचीवमेंट को प्राप्त करें, तो हम लोग जल्दी से जल्दी इस जो है आपके लिए एक कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।